हेलो। हाँ बच्चों, आज हम देखेंगे रोजगार और आय का क्लासिकल सिद्धांत या क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। लास्ट क्लास में मैंने आपको से का बाजार नियम बताया था, जिसमें वो क्या कहते हैं कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग का सृजन करती है। ठीक है, तो उसी के ऊपर ये क्लासिकल सिद्धांत जो है आधारित है। अब पहले हम देखें कि क्लासिकल इकोनॉमिस्ट या प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री किसको कहते हैं, कौन कौन है इसमें। तो इसमें हम एडम स्मिथ है, रिकार्डो है, जे.एस. मिल है, वॉकर है, जेबिस है, फिशर, मार्शल, पीगू, इन अर्थशास्त्रियों को क्या कहते हैं, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट। और इन्होंने जो सिद्धांत बनाया है उसको हम प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, इन अर्थशास्त्रों को तो हम प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री कहते हैं और इनके अर्थशास्त्र को हम क्लासिकल इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक है, अब इसका जन्म कब हुआ, कब से ये चला था। तो एडम स्मिथ जो है फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, उनकी बुक थी वेल्थ ऑफ नेशंस। उसका प्रकाशन 1776 में हुआ था। तो तभी से प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र का जो है प्रादुर्भाव माना जाता है और ये तब तक चला जब तक कि मार्शल की बुक प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स का 1890 में प्रकाशन हुआ। तब ये पीक पे चल रहा था, लेकिन 1930 की विश्वव्यापी जो मंदी आई तो आर्थिक जो ये विचारधारा थी क्लासिकल, ये पूरी तरह से गलत साबित हुई। और इसके बाद कीन्स ने अपनी विचारधारा को विकसित किया था। ठीक है, तो अब अपन देखेंगे कि क्लासिकल अर्थशास्त्री या क्लासिकल अर्थशास्त्र क्या कहता है कि पूर्ण प्रतियोगिता और मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था में सदैव ऐसी शक्तियाँ क्रियाशील रहती है कि दीर्घकाल में हमेशा पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान रहती है। अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन और बेरोजगारी प्राय असंभव है। इनके हिसाब से ऐच्छिक और अल्पकालिक बेरोजगारी हो सकती है, लेकिन अर्थव्यवस्था में हमेशा ऐसी शक्तियाँ क्रियाशील रहती है कि मजदूरी की नम्यता और कीमतों में स्वतः समायोजन तथा मुक्त बाजार और पूर्ण प्रतियोगिता के कारण अर्थव्यवस्था में स्वतः पूर्ण रोजगार की सामान्य स्थिति बन जाती है। कीन्स के जो विश्वव्यापी मंदी आई थी 1930 की, तो उस समय इन नीतियों का खोखलापन जाहिर हो गया। उसके बाद कीन्स ने अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो डेवलप की थी। तो पहले अपन आज देखेंगे क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो है इसकी आधारभूत मान्यताएं क्या है और विशेषताएं क्या है। तो क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो है उसकी सबसे पहले अपन मान्यताएं देखेंगे। तो फर्स्ट मान्यता है मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो मुक्त बाजार का मतलब क्या है कि जिसमें विदेशी व्यापार नहीं के बराबर होता है और सरकार का किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होता है। ठीक है, फिर सेकंड, अर्थव्यवस्था में सामान्यतः पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान रहती है। तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट क्या मानते थे बच्चों कि अर्थव्यवस्था में सामान्यतः पूर्ण रोजगार रहता है। ये कहते हैं कि बेरोजगारी असंभव है, न अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन होगा न ही बेरोजगारी होगी, क्योंकि अर्थव्यवस्था में हमेशा ऐसी शक्तियाँ क्रियाशील रहती है कि दीर्घकाल में बेरोजगारी स्वतः ही समाप्त हो जाती है और पूर्ण रोजगार को प्राप्त हो जाती है कोई भी अर्थव्यवस्था। फिर नंबर 3, श्रम एवं वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता। फिर ये लोग बोलते हैं चाहे श्रम बाजार हो चाहे वस्तु बाजार हो, सभी जगह पर पूर्ण प्रतियोगिता रहती है, जबकि हम एक्चुअल में जानते हैं कि पूर्ण प्रतियोगिता केवल एक कल्पना मात्र है।
फिर नंबर 4 मुद्रा की तटस्थता। तटस्थता का मतलब इन्होंने क्या बताया कि आर्थिक सिद्धांत में मुद्रा तटस्थ है। तटस्थ का मतलब न्यूट्रल है, मतलब वो आर्थिक निर्णय को प्रभावित नहीं करती, वो केवल एक आवरण का कार्य करती है, केवल विनिमय का माध्यम है और संचय का साधन है, लेकिन वो उत्पादन और रोजगार के स्तर को प्रभावित नहीं करती है। फिर नंबर 5 अति उत्पादन असंभव है। तो जो मैंने आपको बताया था से का नियम, से क्या कहते हैं कि पूर्ति स्वयं अपनी मांग का सृजन करती है, तो इसी के ऊपर इनका सिद्धांत आधारित है और इसीलिए ये बोलते हैं कि अति उत्पादन असंभव है, क्योंकि इनके हिसाब से जैसे ही किसी वस्तु का उत्पादन होगा तो वो पूर्ति अपनी मांग को क्रिएट कर लेगी और अर्थव्यवस्था में सारा माल बिक जाएगा और कभी भी अति उत्पादन नहीं होगा। फिर नंबर 6 मजदूरी दरों एवं कीमतों में नम्यता। नम्यता मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी, कि इसका मतलब क्या है कि जैसे हम चाहें, अर्थव्यवस्था की जैसी आवश्यकता है वैसे ही वेज रेट भी चेंज हो जाएगी और प्राइजेस भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो इनके हिसाब से श्रम संघ है, सरकारी हस्तक्षेप है या कोई कानून न्यूनतम मजदूरी, ये सब जो है काम नहीं करते हैं, इसीलिए मजदूरी की दरों में नम्यता होती है। फिर नंबर 7 स्वतंत्र बाजार में स्वचालित मूल्य यंत्र की मान्यता। मतलब कि अर्थव्यवस्था में सदैव पूर्ण रोजगार की स्थिति जो है वो रहती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे ऑटोमेटिक प्राइस मैकेनिज्म चलता है, जबकि आधुनिक अर्थशास्त्री क्या कहते हैं कि स्वचालित मूल्य तंत्र एक मिथ्या धारणा है और नियंत्रित कीमत यंत्र ही जो है होना चाहिए। फिर इसके अलावा इन्होंने लास्ट मान्यता ली अन्य बातें स्थिर रहे। इसका मतलब कि बाजार में पूंजी की मात्रा, पूंजीगत स्टॉक, प्रौद्योगिकी, लोगों की मनोवृत्ति, बचत, निवेश में समानता आदि की ये कल्पना करते हैं, जबकि आधुनिक युग में ये सब कोरी कल्पना है। तो इस तरह की इन्होंने सारी मान्यताएं ली है, जो कि आज की दृष्टि से हम देखें तो काफ़ी अव्यवहारिक लगती है। ठीक है, अब इसके आधार पर अब इनके अलग अलग सिद्धांत या अलग अलग विचार हैं। तो सबसे पहले अब हम क्या देख रहे हैं, क्लासिकल सिद्धांत में मुद्रा और कीमतें। ठीक है, जैसे अभी मैंने बताया कि क्लासिकल सिद्धांत में मुद्रा को इन्होंने क्या माना, तटस्थ माना। इनके हिसाब से मुद्रा केवल एक आवरण है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का क्रय विक्रय होता है जिससे, और ये केवल विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक है। तो मुद्रा की पूर्ति में अगर कोई भी परिवर्तन होता है तो वो केवल कीमत स्तर को प्रभावित करेगा, वो अर्थव्यवस्था की वास्तविक आय, ब्याज की दर, आर्थिक क्रियाओं, इनके किसी के भी स्तर के ऊपर ये प्रभाव नहीं डालता है। ठीक है, तो इनके हिसाब से मुद्रा क्या है, तटस्थ है, जो कि उत्पादन, रोजगार, वास्तविक आय के स्तर को प्रभावित नहीं करती है और इसीलिए इनके हिसाब से मौद्रिक नीति भी जो है वो प्रभावहीन होती है। ठीक है, तो इनके हिसाब से मुद्रा क्या है बच्चों, केवल आवरण है जो कि विनिमय के काम आती है और मूल्य के मापक और संचय हम कर सकते हैं, लेकिन ये उत्पादन, रोजगार, इसके स्तर को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं करती है। ठीक है, अब इसके बाद हम लेंगे क्लासिकल मॉडल में मुद्रा तथा कीमत स्तर का संबंध। ठीक है, मतलब क्लासिकल मॉडल में मुद्रा में मतलब मनी सप्लाई में और प्राइस लेवल में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो क्योंकि इन्होंने मुद्रा को केवल क्या माना, विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक ही माना, तो इनके हिसाब से जो मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर का संबंध है वो मुद्रा के परिमाण सिद्धांत के ऊपर आधारित है, जो कि J.S. मिल और फिशर ने डेवलप किया था। तो इनके अनुसार मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन केवल कीमत के स्तर को प्रभावित करता है और मुद्रा की मात्रा और कीमत स्तर में प्रत्यक्ष एवं आनुपातिक संबंध है। अगर हम मुद्रा की मात्रा को डबल कर देंगे तो क्या होगा कि अन्य बातें स्थिर रहेगी तो कीमत स्तर भी डबल हो जाएगा, और अगर मुद्रा की मात्रा को हम आधी कर देंगे
तो कीमत स्तर भी घट करके आधा हो जाएगा। तो इसके लिए इन्होंने ये इक्वेशन बताई है बच्चों कि पी टी इज इक्वल टू एम वी। यहाँ पे देखिए आप, पी टी इज इक्वल टू एम वी। ठीक है, तो यहाँ पे पी क्या है, प्राइस लेवल है। पी क्या है बच्चों, प्राइस लेवल है। ठीक है, टी क्या है, अर्थव्यवस्था में सौदों की मात्रा है। और एम है मुद्रा की कुल मात्रा, और वी है मुद्रा की चलन गति। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या माना कि एम और वी तो है मुद्रा की पूर्ति, और पी टी है मुद्रा की मांग, जो कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर रहते हैं। तो इन्होंने क्या कहा कि अगर हम सौदों की मात्रा अर्थात टी को और वी मतलब वेलोसिटी, इन दोनों को स्थिर माने, ठीक है, तो क्या होगा, एम और पी में मतलब ये वाला एम और ये पी में प्रत्यक्ष और आनुपातिक संबंध इन्होंने बताया है। ठीक है, और इसके बाद फिशर ने जो है इसके बाद साख मुद्रा को भी इंक्लूड किया, और इन्होंने फिर फॉर्मूले में क्या बना दिया कि पी टी इज इक्वल टू एम वी प्लस एम डैश वी डैश। ठीक है, पी टी इज इक्वल टू एम डैश वी डैश, पी टी इज इक्वल टू एम वी प्लस एम डैश वी डैश। यहाँ एम मनी सप्लाई है मतलब मुद्रा की मात्रा है, वी वेलोसिटी है, और एम डैश साख मुद्रा की मात्रा है, और वी डैश साख मुद्रा की चलन गति है। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू एम वी प्लस एम डैश वी डैश डिवाइड बाय टी। ठीक है, तो P इज इक्वल टू क्या है, एम वी प्लस एम डैश वी डैश डिवाइड बाई टी। तो यहाँ पे हमने क्या माना, मान लीजिए कि वी, एम डैश, वी डैश और टी इन सबको स्थिर माना, तो क्या होगा, पी और एम का प्रत्यक्ष और आनुपातिक संबंध होगा। ठीक है, मतलब जैसे ही हमारी मनी सप्लाई बढ़ेगी वैसे ही प्राइस लेवल बढ़ेगा। मनी सप्लाई को डबल कर देंगे तो प्राइस लेवल भी डबल हो जाएगा, और मनी सप्लाई को आधी कर दी तो प्राइस लेवल भी आधा हो जाएगा। तो इसके लिए बच्चों ये एक डायग्राम बनाया मैंने, आप देखिए कि एक्स एक्सिस पे हमने क्या लिया है, ये देखिए एक्स एक्सिस है, इस पे हमने लिया है मुद्रा की मात्रा या मुद्रा की पूर्ति, और वाई एक्सिस पे लिया हमने कीमत स्तर। ठीक है, अब इनका रिलेशन देखिए आप, एक बीच में हमने 45 डिग्री की लाइन खींची है, ठीक है, तो अब आप देखिए कि ओरिजिनल मान लीजिए कि मुद्रा की पूर्ति कितनी है, ओ एम। ठीक है, मनी सप्लाई कितनी है, ओ एम है, तो हमारा प्राइस लेवल कितना है, ओ पी है। ठीक है, अब अगर मान लीजिए मनी सप्लाई को हमने क्या कर दिया, आधा कर दिया, तो जैसे ही मनी सप्लाई आधी हुई वैसे ही आप देखिए प्राइस भी आधी हो गई। ठीक है, तो अब क्या हो गया, ओ एम वन मनी सप्लाई और ओ पी वन जो है प्राइस लेवल है। अब इसी तरह से आप देखिए, अगर हमने मनी सप्लाई को डबल कर दिया, ओ एम टू कर दिया, जैसे ही आपने मनी सप्लाई को डबल करी और ये ओ एम टू हो गया, तो आप देखिए कि प्राइस लेवल भी जो है वो कितना हो गया, ओ पी टू हो गया। ठीक है, तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट ने बच्चों क्या माना, मनी सप्लाई और प्राइस लेवल का रिलेशन क्या माना, प्रत्यक्ष एवं आनुपातिक माना है। तो जैसे जैसे मनी सप्लाई बढ़ेगी वैसे वैसे प्राइस लेवल भी बढ़ेगा, और जैसे जैसे मनी सप्लाई कम होगी प्राइस लेवल भी कम होगा। ठीक है, तो लेकिन इन्होंने यहाँ पे क्या माना, मुद्रा की पूर्ति को या मुद्रा को केवल एक आवरण माना है, जो कि केवल एक्सचेंज का मीडियम है। ठीक है, और मूल्य का मापक है। तो इसीलिए ये हमारी किसी भी आर्थिक गतिविधि को या उत्पादन और रोजगार के स्तर को प्रभावित नहीं करता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आज आप समझिए क्लासिकल इकोनॉमिक्स जो है वो किस पर बेस्ड है, से के सिद्धांत पर। से क्या कहते हैं, सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड। तो इसीलिए मार्केट में कभी भी अति उत्पादन और बेरोजगारी नहीं होगी। ठीक है, और इसके बाद एक
अपन जो है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि प्रतिष्ठित सिद्धांत में ब्याज क्या है और वेज रेट क्या है, किस तरह की होती है, कैसे डायग्राम्स बनते हैं। तो ये अब अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना देखिए आप करके, ठीक है। चलिए, ओके, थैंक यू।